अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उमैर महबूब वंस अगेन। हम आज टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे आईआर का वॉर और कॉजेशन ऑफ वॉर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आप जैसे जैसे मेरे साथ चलेंगे इस टॉपिक में आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स स्मॉल पावर्स होती हैं। जो ग्रेट पावर्स हैं और जो हेजीमॉन है, ये तकरीबन सेटिस्फाइड होते हैं अपनी पोजीशन से, बिकॉज आपको इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या मिल सकती है कि यू आर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। मिडिल पावर्स, उनका सेटिस्फेक्शन का लेवल आप समझ लें कि तकरीबन इस तरह चलता है। और ग्रेट पावर्स और जो स्मॉल पावर्स हैं वो सबसे कम सेटिस्फाई होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की जो मेन इनिशिएशन है वो फ्रॉम स्मॉल पावर्स और मिडिल पावर्स होती है। हाँ जी, ग्रेट पावर्स भी करती हैं जब उनको पता हो कि वी आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय अदर ग्रेट पावर्स और बाय द ग्लोबल हेजीमॉन। हेजीमॉन को कैसे बैलेंस करना है इसकी भी मिसाल मैंने लास्ट बैलेंस ऑफ पावर वाले लेक्चर में आप लोगों को दे दी थी। सो वी कम टू द वॉर। व्हाट इज वॉर? आईआर के हवाले से हम ये देखते हैं कि वॉर इज a type of an armed conflict between the armies of two nations or more than two nations. दूसरी बात ये कि अमूमन हम वॉर तब टर्म करते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जब उसमें जो बैटल डेथ्स हैं वो 1000 से ऊपर हो जाती हैं अमूमन। इसके बारे में डिफरेंट प्रोपोजिशंस हैं और वॉर बहुत डाइवर्स होती है, बहुत ज्यादा। इसकी छोटी सी हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमें यह अंदाजा होगा कि वॉर कोई आज या कल का फिनोमिना नहीं है। जब से इंसान ने होश संभाला है, जब से तारीख हम देख रहे हैं, हमेशा वॉर्स होती चली आई हैं। मैं तकरीबन 5-6 वॉर्स के जो बड़ी बड़ी हुई हैं उनके नाम लिख देता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो इन वॉर्स को आप पढ़िएगा, खुद सर्च कीजिएगा, इससे आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा एंड टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ आईआर ये आपको हेल्प आउट करेगी। We have the Peloponnesian Wars. From 431 to 404 BC between Spartas and Athens. We have the Crusades. Then we have, वो मैंने आपको अगेन बता दिया था कि इट वॉज फ्रॉम 1096 टू 1291। मैं क्रोनोलॉजिकली नहीं चल रहा, डिपेंड करता है आप जैसे भी इसको लेना चाहते हैं। देन वी हैड मेनी वॉर्स इन द मिडीवल एजेस। वी हैड द वॉर ऑफ द बारबेरियंस विद द रोमन एम्पायर। We had the Napoleonic Wars. We had the 30 Years' War. We then had the Crimean War from 1853. We had the World War I. We had the World War II. We had the Balkan Wars. सो अगर आप देखें तो इंसान हिस्टोरिकली कोई हमें इरा ऐसा फील नहीं हो रहा कि जिसमें हमने देखा हो कि वॉर ना हुई हो। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, वी हैड द मंगोल इन्वेजन्स। ठीक है, वी हैड द यूएस सिविल वॉर। सो ये आपको इनको पढ़ना आपका एक ओवरऑल डिस्पोजिशन डेवलप करेगा। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ वॉर के ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग। पहली है हेजीमोनिक वॉर। इसको हम टोटल वॉर भी कहते हैं, इसको हम वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं और इसे हम सिस्टेमिक वॉर भी कहते हैं। इट इज अ वॉर फॉर द कंट्रोल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड एंड लास्ट वॉर was World War II.
Now, because of the development of the sophisticated weapons, this type of war is unlikely to happen in the future because it will destroy the civilization. So we can say the last hegemonic war ought to be the last. Otherwise, World War III जो है वो simply inconceivable because it will destroy the planet, because the development of nuclear weapons have made this fear come true. Of course, I have told you the possibility can't occur now. The kinds of war. दूसरे में आती है टोटल वॉर. ये जो हेजीमनिक वॉर है इसके बाद आती है द टोटल वॉर. हेजीमनिक का मैंने गलती से टोटल कह दिया, उसमें वो सिस्टेमिक वॉर होती है या वर्ल्ड वॉर कहा जाता है. टोटल वॉर अगली किस्म है वॉरफेयर की. इट इज वॉरफेयर बाय वन स्टेट टू कनकर एंड ऑक्युपाई द अदर. इसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है या वैसे जंग होती है और उसका मकसद होता है कि उसके कैपिटल को कंट्रोल कर लिया जाए. सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवेकिया में 1968 में ये वाला काम किया और फिर सोवियत यूनियन ने, ये यू कैपिटल है, सोवियत यूनियन ने 1979 में दिसंबर अफगानिस्तान में ये वाला काम किया कि यू अटैक द कंट्री एंड यू चेंज द रिजीम देयर. ये स्टार्ट कहां से होती है ये टोटल वॉर का जो कॉन्सेप्ट है? वैसे तो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करता आया है, लेकिन जब हम नेशन स्टेट्स की इमर्जेंस के बाद देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो फिर हमें अंदाजा होता है कि दे बिगेन इन अ रादर प्रीडिटरमिन्ड, इन अ रादर साइक्लिक और इन अ रादर सिस्टेमिक फैशन विद नेपोलियनिक वॉर्स. (1803 से लेकर 1815 तक तकरीबन. When the whole economy of France was geared towards the war effort, the whole population was being mobilized to achieve the war objectives. तो उस वक्त, और उसमें बेसिकली मकसद यही था कि हमला करने के साथ साथ कनकर भी करना है. Of course, last total war was again World War II. The entire society, as I have told you, is mobilized. तीसरी किस्म हम देखते हैं लिमिटेड वॉर. ये क्या होती है? इट इज अ वॉर दैट इज शॉर्ट ऑफ सरेंडर एंड ऑक्युपेशन ऑफ एनिमी. इसमें मकसद आपका ये नहीं होता कि आप उसके दारुल हुकूमत के ऊपर कब्जा करें, बिल्कुल नहीं. आपका मकसद ये होता है कि आप कोई खास ऑब्जेक्टिव्स को गेन करें. यूएस लेड इराक वॉर इन 1991, जब गल्फ वॉर हुई है तो उस वक्त यूएस ने इराक से कुवैत को, जो इराक ने अटैक करके ऑक्युपाई करने की कोशिश की थी, उस चीज से इराक को थ्वाट किया, इराक को पीछे किया. लेकिन जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, इट डिडंट गो टू टॉपल द रिजीम ऑफ सद्दाम हुसैन. इट नेवर डिड दैट. सिर्फ उन्होंने डिसुएट किया कुवैत से पीछे किया उनको. और मेन एम इस लिमिटेड वॉर के अंदर होता है डिफेंड गेन्स. आप एक खास ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं और फिर उस अचीव किए हुए ऑब्जेक्टिव को आप डिफेंड करते होते हैं. रेड्स इसकी एक छोटी सी किस्म में आएगा. उसमें यही होता है कि इट इज अ क्विक इनकर्जन बाय लैंड और सी और एयर, जिसमें आप एक स्ट्राइक करते हैं खास जगह के ऊपर और ये जल्दी से खत्म भी हो जाता है. याद करें 1981 में जब इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इजराइल ने अटैक किया था, इजरायली एयरप्लेन्स ने, they bombed the nuclear facility of Iraq. So the nuclear program of Iraq was sent back again by decades. Otherwise, Iraq might have obtained nuclear weapons when it attacked Kuwait in 1990. एक और बात है कि जो रेड्स होते हैं वो ग्रे एरिया में आते हैं कि whether or not they should be termed as limited war. लेकिन अगर रेड्स बार बार हों तो it can trigger a low intensity conflict. अगली जो वॉर की किस्म है वो होती है सिविल वॉर. इट इज अगेन इंटरेस्टिंग. इट इज अ वॉर बिटवीन फैक्शंस विद इन अ स्टेट ट्राइंग टू क्रिएट और प्रिवेंट अ न्यू गवर्नमेंट फॉर द एंटायर स्टेट और सम टेरिटोरियल पार्ट ऑफ इट. शायद समझ ना आई हो आपको, रिलैक्स, मैं समझा देता हूं अगेन. मकसद सिविल वॉर में ये होता है कि या तो हम कोई गवर्नमेंट बनाएं
बाय फोर्स, या कोई गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसे गिराएं, पूरी की पूरे मुल्क के लिए या उसके कुछ हिस्से के लिए। इसका ऐसे कर लें कि पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। हमें पता है कि आजकल बलोच इंसर्जेंसी चल रही है, किसी हद तक खत्म हो गई है अब तो। 1970 की दहाई में भी शदीद तरीके से उभरी थी ये, फिर 2000 के अंदर काफी उभरी है। इसमें जो बलोच इंसर्जेंट्स जो BLA वगैरह है, उनका जो मेन मौकफ है वो सिसेशन है, टू सेपरेट बलोचिस्तान। इसको हम कहेंगे कि दे वांट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट फॉर सम टेरिटोरियल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो कि कोई उठे और कहे कि हम सिविल वॉर के जरिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं, दैट विल बी फॉर द एंटायर स्टेट। अब दोबारा पढ़ते हैं, वॉर बिटवीन फैक्शंस विद इन अ स्टेट ट्राइंग टू क्रिएट और प्रिवेंट अ न्यू गवर्नमेंट फॉर द एंटायर स्टेट और सम टेरिटोरियल पार्ट ऑफ इट। यूएस सिविल वॉर जो 1860 से लेकर 1865 तक हुई थी, वो इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है। एरिट्रिया प्रोविंस इन इथियोपिया इन 1980s, ये दोनों जो हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, दे आर एग्जांपल्स ऑफ सिसेशनिस्ट सिविल वॉर्स। उसमें आपको पता है कन्फेडरेट्स ने कोशिश की यूनियन से अलग होने की, सिविल वॉर ऑफ यूएस में। एरिट्रिया प्रोविंस ने भी कोशिश यही की, लेकिन जो एल सल्वाडोर में 1980 की दहाई में थी, दैट वाज फॉर द कंट्रोल ऑफ द एंटायर गवर्नमेंट। एंड इन शैड अगेन 2007 में शायद एक राइवल फैक्शन ने तकरीबन वहां के प्रेसिडेंट को उतार मारा था। तो दे वर्क लाइक दैट। अब सिविल वॉर को सस्टेन कैसे किया जाता है? इट इज सस्टेन्ड बाय द डायस्पोरा अब्रॉड, by rebels, by sometimes foreign countries। आप हैरान होंगे इस बात पे, लेकिन this is precisely what is happening nowadays in Syria। वहां पे बहुत सी ग्रेट पावर्स, रशिया, अमेरिका, चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, साइमल्टेनियसली अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे हैं। सो सिविल वॉर इतने आराम से सस्टेन नहीं होती, उसमें बहुत से ग्रुप्स अपनी इनपुट देते होते हैं। इलीगल ड्रग्स इसकी एक बहुत बड़ी किस्म है। सो नेक्स्ट काइंड इज गरीला वॉरफेयर। अगेन ये क्या होती है? इट इज अ वॉरफेयर विदाउट द फ्रंट लाइन्स। Irregular forces operate in the midst of people and they cannot be segregated from people। हमें नहीं पता होता कि गरीला कौन सा है इसमें से, और गोरीला नहीं है, ये गरीला वॉरफेयर है, वो गोरीला GORILLA वाला होता है। तो we cannot just differentiate so easily who is fighting whom। ये अमूमन आप कह सकते हैं तब होती है जब आपको इस बात का पता हो कि आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर सकते। योर मेन एम इज टू फ्रस्ट्रेट द गवर्नमेंट। इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ये वाला काम 2003 के बाद किया है, यूएस गवर्नमेंट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, और यही काम वियतनाम में, साउथ वियतनाम में किया वियतकॉन्ग गोरिल्लास ने। ये गोरिल्ला फोर्स थी, गरीला फोर्स। इनका भी मकसद यही था कि यूएस गवर्नमेंट को, उस आर्मी को फ्रस्ट्रेट किया जाए। और 1960s और 70s में लिटरली यूएस गवर्नमेंट वाज हेवीली फ्रस्ट्रेटेड। बट रिमेंबर वन थिंग, they are extremely painful for the civilians because the conventional armies, when they fight the guerrillas, they are not able to differentiate between the civilians and the guerrillas, so they punish both equally, and it opens the door for banditry, for sexual violence, for rape, for torture, for misery, for pain. There's so much terror, there's so much anarchy and chaos involved कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज को, उस ऑर्डर को वंस अगेन इंश्योर करना। और इसमें अजीब सी बात है कि each side exerts influence on the same place at the same time because neither is controlling anything। केओस का आलम है ना, एंट्रोपी है उस वक्त। तो कोई भी स्टेट जो है वो, या कोई भी पावर जो है वो उस वक्त किसी भी जगह पे अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज फ्रीली नहीं कर सकती। सब कहते हैं कि हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं।
साउथ वियतनाम का केस एक बड़ा मशहूर है कि वहां पे जब एक यूएस जनरल ने ऑर्डर किया कि पूरे गांव को जला दिया जाए, तो ही सेड आई एम ऑर्डरिंग द बर्निंग ऑफ द विलेज इन ऑर्डर टू सेव इट। यू कैन सी द आयरनी इन द स्टेटमेंट। अमूमन ये होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्स बाय डे एंड द guerrillas कंट्रोल बाय नाइट। Again, it suspends the basic norms of behavior. The guerrilla warfare, even war of any type, by the way, suspends the basic norms of behavior. जीनोसाइड इसमें बहुत ज्यादा देखने में आया है। ग्रीस में आप देख लें, बोस्निया में, सर्बिया में, ये आप सब वॉर्स में डाल सकते हैं ये वाली जीनोसाइड। दे आर नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड ओनली विद द guerrilla warfare. होलोकॉस्ट, ये जीनोसाइड की मैं आपको किसमें बता रहा हूं। उसके बाद होलोडोमोर, आपने होलोकॉस्ट का नाम तो सुना होगा लेकिन शायद आपने इसका नाम ना सुना हो। ये 1930s में यूक्रेन में एक कहत आया था। कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज डेलिबरेटली डन बाय द सोवियत यूनियन। ठीक है, आजकल हम फोकस करते हैं सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर, कि जिसमें वॉर के बाद कोशिश होती है पीस कीपिंग मिशंस की कि वो प्रोफेशनल मिलिट्रीज को इम्पोज करें, बजाय वॉर लॉर्ड मिलिट्री आर्स पैदा करने के हम आर्मीज प्रॉपर बिल्ड करें। और अगली चीज है DDR, इट इज नोन एज डिसआर्मामेंट, डीमोबिलाइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन। तीनों लफ्ज इतने क्लियर हैं कि आप इनको दो दो लाइनों में अपने पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो DDR को जब आप करेंगे तो मार्कर के साथ लिखिएगा। और आजकल वॉर के बाद ये चेक करने के लिए कि किसने कितनी बड़ी ज्यादती की है, हम ट्रुथ कमीशंस को भी कायम करते हैं। देन वी कम टू द एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक नाम से जाहिर है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। एक पार्टी की फोर्स बहुत ज्यादा होगी, दूसरी पार्टी की फोर्स बहुत कम होगी। ये guerrilla वॉरफेयर की आप समझने एक एक्सटेंशन है। अगेन, द डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसमें मेंटली डिरेंज और मॉरली डिप्रेव्ड पीपल अमूमन अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसको रादर हम कह सकते हैं क्लासिकल केस ऑफ इंसर्जेंसी, जिसमें एक इंसर्जेंट मूवमेंट होती है और वो वर्सेस द स्टैंडिंग आर्मी होती है, बिकॉज द पावर डिफर्स मार्केटली। सोशल साइकोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात बताती है कि इट इज द फियर एंड फ्रस्ट्रेशन and not dogma that compels the people to do such things. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस केस में होता है वो भी याद रखिएगा कि वो साइकोलॉजिकल होता है, बिकॉज द पार्टी ऑन द वीकर साइड नोज दैट दे कैन नॉट विन द गेम, दे जस्ट कैन नॉट विन द वॉर, देयर मेन एम इज टू फ्रस्ट्रेट द एनिमी। दूसरा ये कि इनका अगला मकसद होता है कि ये उनके दिलों को जीते ताकि रिक्रूटमेंट ज्यादा हो। आपको याद होगा ISIS ने यही काम किया है, और इट इज अ फॉर्म ऑफ द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर नाउअडेज। 5वीं भी आ चुकी है, तो आप पहले से लेकर 5वीं जनरेशन तक वॉरफेयर को लाजमी देखिएगा। इट्स अ गुड ट्रेड। इसकी एग्जांपल्स में यूएस सिविल वॉर आती है, इसकी एग्जांपल में अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर आती है एंड सेकेंड बर्र वॉर आती है। कॉजेशन ऑफ वॉर, जो कॉजेशन ऑफ वॉर है वो हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से, वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। सो stay tuned, you can use and join my WhatsApp group also. Thank you so much.